everyone. So now we will start with the analog electronics and first हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे एंड मैं कैसे करूँगी मैं आई वांट यू ऑल कि आप लोग जो थियोरेटिकल पार्ट है वो तो थोड़ा सा खुद से कर लो एंड देन हम लोग सीधे उसके एप्लीकेशंस ऑन न्यूमेरिकल्स देखेंगे और या फिर हम जो डेरिवेशन है उसे करेंगे और उसके थ्रू जितना उसमें जितना थ्योरी रिक्वायर्ड होगा वो कर लेंगे। बाकी जैसे अभी फर्स्ट टॉपिक इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। ओके, तो IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड इज नॉट दैट हाई टॉपिक। ओके, इसमें आप थोड़ा सा खुद से मतलब इसमें वी नो कि रियल डायोड्स में ऐसे होता है। ओके, ऐसी लाइन बनती है एंड प्रैक्टिकल डायोड्स में दिस समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये सब आप खुद से कवर कर सकते हो। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल जस्ट मूव ऑन टू एप्लीकेशन ऑन न्यूमेरिकल्स एंड रेक्टिफायर्स में जैसे डेरिवेशंस हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव दोनों में डेरिवेशंस है उस पे। ओके, सो इस वीडियो में विल डू दी हाफ वेव रेक्टिफायर्स, उसकी डेरिवेशंस, रिपल फैक्टर्स, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी एंड पी फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये जो सारी चीज़ें जो उसमें आती है, जो एग्जाम्स में आती है, बिकॉज इसके PYQs में डायरेक्ट 10 मार्क्स की क्वेश्चन है। ओके, तो हम वो कर सकते हैं। सो जस्ट टू शो यू ऑल द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक, ये रहा कि एक्स यहाँ पर देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ सेंटर टैप, मतलब फुल इसका जो मतलब इसके बारे में पूरा 10 मार्क्स का पूरा थ्योरी विद दिस डेरिवेशन रिपल फैक्टर एंड बिकॉज ऑप्टेन द एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पर हमें पूरा डेरिवेशन भी दिखानी है, रिपल फैक्टर की भी एंड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। ओके, देन दिस साइनोसॉइडल पीक टू पीक वोल्टेज, मतलब यहाँ पर ये वही रेक्टिफिकेशन की बोल रहे हैं। लास्ट रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, PIV, RMS, DC, इसमें तो पूरी डेरिवेशन बोल रखी है। ओके, ये भी 5-10 है। ओके, देन यहाँ पर भी रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड PIV ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, यहाँ पर भी फुल वेव के ऊपर है एंड यहाँ पर भी RMS बोला है, एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर। देन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, इसमें ड्रॉ द कंप्लीट सर्किट एंड कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो एंड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। ओके, ये नेक्स्ट, ये हाँ ये ओके, और यहाँ पर IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल डायोड एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ अ प्रैक्टिकल डायोड। ओके, तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया थोड़ा सा। सो ये इसकी वेटेज है, तो इसके ऊपर हम लोग एक बार करते हैं डेरिवेशन एंड थोड़ा बहुत इसमें जो थ्योरी रिक्वायर्ड है वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो था कि डायोड्स क्या होते हैं। ओके, तो डायोड्स भी नो कि डायोड्स में डायोड्स होते हैं कि ये ऐसे। ओके, यहाँ पर ये P टाइप होता है, ये N टाइप होता है। अगर मैं इसे पॉजिटिव दूँ तो ये P फॉरवर्ड बायस होता है। अगर मैं इसे इस साइड अगर मैं और अगर इस साइड में नेगेटिव दूँ, मतलब P टाइप को अगर मैं नेगेटिव करूँ तो रिवर्स बायस होता है। ओके, वी नो दिस, ये बहुत बेसिक हो गया। ओके, एंड इसमें आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये ऐसे उसका ग्राफ बनता है। ओके, आइडियल डायोड में यहाँ पर था ये रहा। ओके, आइडियल डायोड के मॉडल में सिंपल होता है कि अगर ये ओके रिवर्स साइड था, फॉरवर्ड बाइस में ये इनफाइनाइट करंट करेगा, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो मतलब ये इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। राइट, यहाँ पर दिया हुआ है कि आइडियल डायोड में हमने डायोड को रिप्लेस कर दिया एक शॉर्ट सर्किट से, वेयर एज रिवर्स बायस में इट विल एक्ट एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या फिर एक ओपन सर्किट। ओके, तो यहाँ पर जो नीचे बी है, जो बी फोटो है, इसमें क्या है कि हमने इसे ओपन कर दिया। ओके, अगर ये रिवर्स बायस है तो इट विल एक्ट एज अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और वी कैन से ओपन सर्किट। ओके, बट ये तो है एक्चुअल आइडियल के केस में, बट प्रैक्टिकली हमने प्रैक्टिकली किया भी है अपने जो प्रैक्टिकल्स में, उसमें हमारा जो ग्राफ जो आइडियल जो प्रैक्टिकल ग्राफ में प्लॉट हुआ था वो होता है ऐसे। ओके, मतलब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब एकदम जीरो रेजिस्टेंस नहीं होता है। वी डू हैव सम रेजिस्टेंस फॉर सम नी वोल्टेज तक। ओके, यहाँ पर लेट से सिलिकॉन में 0.7 होता है अगर, तो 0.7 वोल्ट तक हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद हमारा जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है करंट में ऐसे होता है। ओके, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, ऐसे डायरेक्ट इंक्रीज नहीं। ओके, एंड reverse bias में भी we do have some infinite resistance kind of thing for a particular breakdown voltage जिसे हम कहते हैं वहां तक, जैसे हमारे हमें जो लेट्स से कि 9 वोल्ट था। ओके, तो 9 वोल्ट तक अगर मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो यहाँ तक होगा, देन इट विल जस्ट ब्रेक डाउन। तब तो वहाँ पर अगर जीनो डायोड है तो वहाँ पर एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच इफेक्ट जो होता है कि सारे माइनर माइनर मतलब हमारा जो डायोड है वो हमारा डिस्टर्ब, उसका जो पीएन जंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड ये जो करंट है दिस विल जस्ट ऐसे इंक्रीज होगा नेगेटिव साइड। ओके, तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल डायोड में। ओके, तो दैट्स हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये हमें ये देता है कि हमें इसके इससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अगर इसके आगे गए तो हमारा जो पीएन जंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर वो मतलब डायोड हमारा खराब हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड ये हो गया हमारा नी वोल्टेज, यही तो इंपॉर्टेंट थिंग थी।
अब नेक्स्ट हम, अब इसका यूज हम रेक्टिफिकेशन में कैसे करेंगे? ओके, एक और चीज यहाँ पर फॉरवर्ड रेसिस्टेंस और एक रिवर्स रेसिस्टेंस होता है। तो रिवर्स रेसिस्टेंस तो हमें दिख रहा है कि ये रेसिस्टेंस यहाँ पर, जो यहाँ पर करंट के फॉर्म से ये मिली एम्पेयर्स में होगा। ओके, तो ये रेसिस्टेंस कुछ नॉर्मल ही होता है, स्मॉल होता है, इतना नहीं, लाइक 1 to 25 ओम्स तक, मतलब 1 ओम 25 ओम ऐसे। बट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो रेशो है, लाइक 10⁻⁶:1, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये माइक्रोस में होते हैं। ओके, माइक्रो एम्पेयर्स में, यहाँ ये मिली हुई है बट ये माइक्रो एम्पेयर में, मतलब नेग्लेजिबल है। ओके, इस रेंज के लिए। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रेसिस्टेंस। ओके, यहाँ पर जो डीसी रेसिस्टेंस होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा वी है, वी डी सी डिवाइड बाई आई डी सी हो जाएगा। और जो ए सी, मतलब दो तरह के रेसिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बायस में। पहला होता है एक डीसी रेसिस्टेंस, ओके, आर टी सी, अन्य होता है आर ए सी। तो आर ए सी होता है कि कितने वी डी सी, मतलब कितने चेंज करने पे, कितने डेल्टा वी पे कितना डेल्टा आई चेंज हो रहा है। ओके, तो उसके लिए तो हमें एक रेंज लेनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। बट अगर हम लोग आर डी सी ले रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना रेसिस्टेंस है वो। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक। अब इसका एक होता है इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, इक्विवेलेंट सर्किट के यूज, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट का यूज ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमें डायोड्स यूज रखे हैं, एक दो, मतलब बहुत सारा, एक या फिर एक से ज्यादा डायोड्स यूज हो सकते हैं, तो हम उन डायोड को रिप्लेस करके उनकी जगह कुछ रेसिस्टेंस एंड बैटरी से उसे रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर हमें फिर बाद में जो हमें एनालिसिस करना है वो हम उसको रेसिस्टेंस या बैटरी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में हमें देखा कि हमें कुछ पॉइंट तक के लिए एक 0.7 वोल्ट तक के लिए पहले तो हमें एक बैटरी मतलब वो चाहिए होगा। अगर मेरा कोई नी वोल्टेज का 0.7 वोल्ट, तो यहाँ तक तो पहले मुझे बैटरी की चाहिए होगा वोल्टेज, उसके बाद ही हमारा जो ये इंक्रीज करेगा ऐसे, उसके बाद हमारा जो कंडक्शन है वो स्टार्ट होगा, राइट? तो अगर मैं इसे चेंज करूँ, अगर मैं एक डायोड की जगह, जिसकी 0.7 नहीं वोल्टेज है, उसकी जगह अगर मैं ये करूँ, तो मुझे पहले क्या चाहिए कि पहले तो एक जो उसके, उसको ऑन करने के लिए, मतलब डायोड को टर्न ऑन करने के लिए भी जो हमें वोल्टेज चाहिए, दैट विल बी 0.7। तो एक बैटरी, अगर मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो वो पूरी 10 वोल्ट हमें नहीं मिलेगी, बिकॉज हमें थोड़ा सा ड्रॉप तो यहाँ पर हो जाएगा, 10 - 0.7 का ड्रॉप। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव लगा रखा है कि हम लोग जब इस साइड मूव होंगे तो वो थोड़ा सा डिक्रीमेंट इन वोल्टेज आएगा, दैट विल बी दिस 0.7 यानी 9.3 वोल्टेज का फिर हमें यहाँ पे मिलेगा। एंड दिस डिक्रीमेंट इज जस्ट टू टर्न द डायोड ऑन। ओके, ये उसके लिए है। देन रेसिस्टेंस होगा, ऑफ कोर्स अगर प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी होते हैं डायोड्स में। ओके, एंड वो रेसिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें हमें पता होगा तो उसको, अगर हमें अगर रेसिस्टेंस दे रखा है तो हम उसे रेसिस्टेंस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड देन हमारे यहाँ पर आएगा लोड रेसिस्टेंस, जिसके ऊपर हमें कुछ अपने एनालिसिस करने होंगे। ओके, यहाँ होगा आर एल, यहाँ होगा आर एफ। ओके, अब हमेशा ये नहीं करना है, क्योंकि तीन तरह के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है अप्रॉक्स मॉडल, एक होता है सिंप्लीफाइड एंड एक आइडियल। आइडियल में तो हमारे पास ना तो रेजिस्टेंस होगा और ना तो ये होगा, ड्रॉप भी नहीं होगा। ओके, आइडियल में तो दिस विल जस्ट एक्ट लाइक एक शॉर्ट सर्किट। ओके, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और यहाँ पर आ रहे है, यहाँ पर हमारा 10 वोल्ट की बैटरी है। ओके, अगर मुझे सर्किट में बनाना है तो। बट अगर यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मॉडल है तो वहां पर हमें पहले तो सर्किट में ये जो 10 वोल्ट मैं प्रोवाइड करी हूँ वो देना पड़ेगा। देन यहाँ पर बैटरी मतलब ये जो डायोड के खुद का ऑन करने के लिए जो वोल्टेज है वो देना पड़ेगा, यहाँ पर बैटरी उतने का ड्रॉप आएगा। फिर उसके पास कुछ रेसिस्टेंस होगा विच विल बी आर डायोड, या फिर आर एफ लिख लो, आर एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, यहाँ पर आर एफ यूज होगा। देन यहाँ पर हमारा डायोड लगेगा, मतलब डायोड दिखाने के लिए कि हमने डायोड को रिप्लेस किया है। देन यहाँ पर हमारा आर एल आएगा। ओके, तो ये तो हो गया, दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्स मॉडल, ये हम लोग जो उसे अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। देन एक आता है सिंप्लीफाइड मॉडल, उसमें हमें क्या करना है, उसमें बस हम इसे नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, अगर मेरा आर एफ तो नहीं, अगर मेरा ये इनपुट वोल्टेज लाइक 50 वोल्ट्स है और यहाँ पर हमारा 0.7 का नी वोल्टेज है, तो जो ड्रॉप आएगा इसके थ्रू वो आएगा कुछ 49.3। तो यहाँ पर हमें मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती रेजिस्टेंस लगाने की, क्योंकि ड्रॉप बहुत छोटा है, तो हम इसे ऐसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टर को, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब जब आर एफ उसका बहुत ज़्यादा छोटा हो इन कंपैरिजन टू दिस, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 10 वोल्ट एंड यहाँ पर बैटरी एंड देन सिंपल आर लोड। ओके, सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड मॉडल। तो तीन मॉडल हो गए। अब ये क्यों यूज हुए, ये मैं जब क्वेश्चंस हम लोग जब करेंगे तब हमें इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ओके, फॉर नाउ हम सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे जाते हैं कि हाउ डज इट रेक्टिफाइज। ओके, रेक्टिफिकेशन होता कैसे है।
तो रेक्टिफिकेशन होगा कि रेक्टिफिकेशन इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर मैं किसी एसी वोल्टेज को, अगर मेरा वोल्टेज ऐसे है विच इज V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, ओके, कुछ साइन कॉस वट एवर कोई एनालॉग फॉर्म है, उसे अगर मुझे डीसी फॉर्म में करना है, डीसी भी ऐसे नहीं, मतलब जिसका नेगेटिव पल्सेशंस ना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, ओके। बट हमें चाहिए कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट है, नेगेटिव पॉजिटिव में से यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, राइट। एक बार ये पॉजिटिव साइड जाएगा, एक बार नेगेटिव साइड जाएगा, ऐसे होगा। बट अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ सेम साइड्स पे करंट जाए, ओके, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव करंट जाए, ये चेंज ना करे डायरेक्शन, तो उसके लिए वी विल रेक्टिफाई इट एंड ये आएगा ऐसे, ओके। ऐसे आ सकता है, ये हो गया फुल वेव रेक्टिफिकेशन, या फिर ऐसे, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ओके। तो इसको हम लोग डायोड की फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर मैंने डायोड को लगाया, ओके, तो यहाँ पर पी टाइप है और यहाँ से हमारा एसी इनपुट जो है वो आ रहा है, तो जब जब ये पॉजिटिव होगा, ओके, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, तब तो ये कंडक्शन करेगा, ओके, तब इसके थ्रू हमारा करंट पास करेगा, ओके। बट जब ये नेगेटिव होगा तब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में इसका जो अभी मैंने बताया अभी तक, रेजिस्टेंस कुछ 10⁻6 रेशो 1 इस रेशो में होता है, फॉरवर्ड टू रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड टू रिवर्स का जो रेजिस्टेंस का रेशो है, दिस इज 10⁻6 to 1, ओके। तो उस इसका मतलब कि करंट नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट का करंट होगा, तो उसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं या फिर जीरो कह सकते हैं, ओके। तो रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करेगा, देन अगेन फॉरवर्ड बायस में करेगा, देन अगेन रिवर्स बायस में नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या होगा कि सिर्फ ये पार्ट्स मिलेंगे हमें, मतलब इसका जो आउटपुट होगा दैट विल दिस, इस पार्ट के लिए किया यहाँ पर पॉजिटिव, इस पार्ट के लिए नहीं किया, फिर इस पार्ट के लिए किया, फिर पॉजिटिव, फिर इस पार्ट के लिए नहीं किया। तो हमें क्या मिल रहा है, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें हम लोग वन डायोड का यूज करके कर सकते हैं, एंड हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आता है कि एक पहले गया, फिर रुक गया, फिर गया, फिर रुक गया। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक इसके जो डिसएडवांटेज है जो कि बाद में भी आएगी, कि यहाँ पर ये बीच में गैप आ रहा है, ओके, ये रुक रुक के वर्क कर रहा है, बट एक्चुअली हमें मतलब बट एटलीस्ट ये हमें एक वन डायरेक्शन तो दे रहा है, कि मतलब हमें रेक्टिफाई तो करके दे रहा है, बस वो बीच में ड्रॉप है, वो उसके डिसएडवांटेज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर एटलीस्ट वो हमें रेक्टिफिकेशन तो दे ही रहा है, ओके। तो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का इसलिए यूज करेंगे, ओके। तो इसमें क्या चीज़ें पहले चाहिए, तो सर्किट कैसा होता है, ओके। सर्किट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रांसफॉर्मर, ओके, विच विल प्रोवाइड अस द एसी इनपुट, ओके। एंड ट्रांसफॉर्मर से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स में थे, ट्रांसफॉर्मर से के टर्न से रिलेटेड और उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस में थे, वो हम करेंगे दिस, ओके। एंड देन यहाँ पर हमारा आर एल, ओके। अब यहाँ पर इनपुट होगा हमारा कुछ वी इनपुट होगा, वी साइन ओमेगा टी, यहाँ पर हमारा आएगा वी आउटपुट। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में सबसे बेसिक चीज की जो फॉर्मूला में ध्यान रखना है वो होता है कि एन प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी साइड एंड दिस इज सेकेंडरी साइड, राइट। तो इनका जो रेशियो आता है कि एन प्राइमरी डिवाइड बाय एन सेकेंडरी, इस रेशियो को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा जो वी इनपुट या फिर वी प्राइमरी विच इज वी इनपुट इन आर केस, डिवाइड बाय वी आउटपुट या फिर वी सेकेंडरी, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना वी इनपुट बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग दिस, या फिर ये बढ़ाने से ये कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब हम आगे करेंगे, बट फॉर नाउ अभी इतना देखते हैं। सो सर्किट हो गया। तो अब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें कुछ चीजें हैं जो कि एज इट इज हमें देखनी है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आईडीसी क्या होगा, देन आईआरएमएस, देन फॉर्म फैक्टर, देन रिपल फैक्टर, देन एफिशिएंसी कितना रेक्टिफिकेशन हो रहा है, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एंड एक और चीज मैक्सिमम एफिशिएंसी रेक्टिफिकेशन वही, एंड एक और चीज होती है फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर, या इतना ही है, ओके। तो ये चीज़ें हमें एज इट इज डेरिवेशन के थ्रू देखनी है, तो ये हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चीज आती है दैट इज कि एफ आउट कितना है, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, ओके। एफ आउट, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अगर मैं ग्राफ से देखूं तो ग्राफ में ये हमारा एफ इन था, राइट, और इसके जस्ट अगेंस्ट अगर मैं एफ आउट प्लॉट करूं तो दैट वाज दिस, सेम टाइम पे यहाँ पर जितने में ड्रॉप है वहां पर ये जीरो है, फिर ये, ओके। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इसके दूसरी रिपीटेशन स्टार्ट होने में कितना टाइम ले रहा है, तो लेट्स से अगर ये टी है, नहीं ये t, अगर ये टी है तो इस ये जो एफ इन है उसका टाइम पीरियड कितना है, दिस होल टी, ओके। इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना है, टी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड या फिर 1/t, ये लिख सकते हैं।
और यहाँ पर भी क्या है, रिपीटेशन कब स्टार्ट हो रहा है, अगर ये टी है तो ये भी टी है इसका नीचे, क्योंकि मैंने जस्ट इसका नीचे ही बना रखा है, तो ये भी टी है एंड ये 2t होगा। तो इसकी रिपीटेशन भी कब स्टार्ट हो रही है, पहले एक वेव आ रही है फिर जीरो हो रही है, फिर एक वेव आ रही है फिर जीरो हो रही है, तो इसकी रिपीटेशन भी टी पे ही स्टार्ट हो रही है, तो मतलब इसका जो टी आउट है, मतलब टाइम पीरियड है, वो भी टी है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी आउट है एफ आउट, वो भी टी 1/t हुआ। तो इनका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनपुट इज इक्वल टू एफ आउटपुट। अब मैंने ये वाला वे क्यों बताया, क्योंकि आगे जब हम लोग दूसरा करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, इसलिए मैंने ऐसा मेथड किया कि टाइम पीरियड से कंपेयर करो। ओके, तो ये हो जाएगा एफ इनपुट। ओके, ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि ये एफ आउटपुट इज इक्वल टू एफ इनपुट। ओके, सेकेंड इज कि आईडीसी। तो आईडीसी के लिए पहले तो मैं देखना है कि वोल्टेज किस फॉर्म में आ रही है। तो लेट्स से कि मेरी जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज वी इज इक्वल टू वी एम। वी एम इज पीक वोल्टेज, वी एम इज जो इस कर्व में जो पीक है उसको मैं वी एम बोल रही हूँ, वी मैक्सिमम और वी पीक। ओके, तो वी एम साइन ओमेगा टी, लेट्स से कि वो साइन की फॉर्म में है, साइन ओमेगा टी या फिर साइन थीटा, अगर मैं इसे थीटा में ही लूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, मैंने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लेट किया है, तो ये हो गया। ओके, नाउ अब इस वेव में जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें हो कैसे रहा है, उसमें ये तो हो गया वी इनपुट। ओके, ये ध्यान देना है कि वी इनपुट ऐसा है, बट वी आउटपुट कैसा है, वी आउटपुट इज कि वी एम साइन थीटा एज इट इज है, बट जस्ट फॉर टाइम पीरियड 0 से पाई तक। ओके, एंड 0 से एंड पाई से 2 पाई तक दिस इज जीरो, राइट। क्योंकि हमारा जो वेव है वो कैसी थी, आउटपुट में ये थी, लेट से अगर ये पाई है तो पाई तक के लिए यहाँ, एंड देन पाई से 2 पाई तक के लिए ये थी जीरो, देन अगेन 2 पाई से 3 पाई तक के लिए ये कुछ वेव है, एंड देन 4 पाई पे ये जीरो, 3 पाई से 4 पाई ये जीरो, राइट। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये हो गया इसका फंक्शन, जो वी आउटपुट का जो फंक्शन है वो हो रहा है दिस वी एम साइन थीटा एंड जीरो, इस रेंज के लिए वी एम साइन थीटा एंड इस रेंज के लिए जीरो। ओके, अब आईडीसी के लिए आई एवरेज विच इज आईडीसी, और वी कैन से आई एवरेज, जो इसकी आई एवरेज ये कितना होगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसका करूँ, सर्किट कैसा था, सर्किट वॉज कि यहाँ पर वी इनपुट है, यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर है, एंड देन यहाँ पर इसका कुछ रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पर हमारा आर एल है। ओके, मैंने बोला था सिंप्लीफाइड सर्किट में वी कैन रिप्लेस इट, तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पर मैं जन सिंपल एक बैटरी लगा के यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा सकती हूँ। ओके, बट यहाँ पर अगर मेरा वीएम बहुत ज़्यादा है तो इसके थ्रू जो ड्रॉप होगा दैट विल बी वेरी लेस, तो हम उसे नेग्लेक्ट करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे दिस। ओके, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आर एफ, दिस इज हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड दिस इज हमारा आर लोड। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा, वो होगा वी इनपुट, एक्चुअली वी आउटपुट, यहाँ पर हम लोग वी आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, या फिर वी, हाँ, वी आउटपुट डिवाइड बाय वी आउटपुट, और वी कैन से वी एम, जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मैं आई एम ले रही हूँ तो आई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू वी मैक्सिमम डिवाइड बाय आर प्लस आर एल, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो आर प्लस आर एल। ओके, तो यहाँ पर भी आई डी सी या आई एवरेज विल बी इक्वल टू वी एवरेज डिवाइड बाय आर प्लस आर एल। स्मॉल आर इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो अब वी एवरेज कैसे फाइंड करना है, तो वी एवरेज के लिए एवरेज किसी भी चीज़ का अगर एवरेज निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसे पूरे टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू दिस जिसके भी हम लोग निकाल रहे हैं, एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड। ओके, तो इस केस में हमारा जो वी दिस आई एवरेज, एवरेज का सिंबल, या फिर आई डी सी जिसे हम कहते हैं कि इतना करंट हमारा पास होगा डीसी फॉर्म में, दैट विल बी that will be of course VDC divided by R plus RL, and now VDC will be ये 1/R plus RL, तो अगर मैं ऐसे ही रहने दूं तो VDC will be 1/2 पाई, बिकॉज हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस VDC इज व्हाट वी एम साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 से 2 पाई। ओके, बट अगेन ये मतलब 0 से 2 पाई एक कॉन्टिन्यूस दिस फंक्शन नहीं है, यहाँ पर बीच में ब्रेक है तो हम इसे ब्रेक भी लेंगे, एंड ब्रेक इज कि ये पहले पाई तक है एंड देन इसका एड पाई से 2 पाई है, और पाई से 2 पाई ये क्या है, जीरो, जीरो डी थीटा, तो इसको तो मैं इग्नोर ही कर रही हूँ, इसको मैं जीरो लिख के इसे हटा दे रहे हैं, हम सिर्फ इतने में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन बनी वो है 1/R प्लस आर, स्मॉल आर अगेन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज load resistance. Okay, and then if Vm
अब यहाँ पे देखो ये वी एम इज वी पीक, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम वी एम को कॉमन बाहर ले लेंगे एंड अपॉन में 2 पाई इस पूरा टाइम पीरियड एंड इंटीग्रेशन किसका हो रहा है साइन थीटा डी थीटा का फ्रॉम 0 से पाई। इस चीज का ध्यान देना कि ये 0 से पाई है बिकॉज हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो ब्रेक हो रहा है पाई पे एंड देन ये 0 है। ओके तो साइन थीटा का ये अगेन ये चीज एज इट इज लिखनी है वी एम अपॉन 2 पाई r+r l और यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस थीटा तो माइनस वी एम एंड यहाँ पर कॉस थीटा 0 से पाई। ओके देन माइनस वी एम अपॉन 2 पाई r+r l and then cos theta cos pi is -1 minus cos 0 is 1 हो गया -2 एंड -2 बाहर भी एक माइनस है तो ये हो गया 2vm डिवाइड बाय 2 पाई r+R। ओके सो 2 से 2 कैंसिल एंड vm अपॉन r+r। ठीक है ये क्या हो सकता है दिस कैन बी कॉल्ड एज im राइट क्योंकि im क्या होगा im विल बी vm अपॉन टोटल रेजिस्टेंस पी टोटल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये r+r है तो मैं इसको अगर रिप्लेस करूं तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ आई एम डिवाइड बाई पाई। ओके और ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया था ये था हमारा आई डी सी और वी कैन से आई एवरेज। ओके ये हो गया आई एवरेज तो आई एवरेज इज कमिंग टू बी आई एम अपॉन पाई और 1/पाई की वैल्यू क्या होती है वो देख लो अगर तो देख 0.318 समथिंग पॉइंट डिवाइड बाई 3। ओके तो 0.318। ओके तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0.318 आई एम। ओके सो आई एवरेज विल बी आई एम अपॉन पाई और 0.318 पाई आई एम। ओके सो ये हो गया आई डी सी इसे एक जगह नोट कर लो। अब नेक्स्ट इज आई आर एम एस। आई आर एम एस इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके तो उसके लिए हमें क्या चाहिए अगेन आई आर एम एस ऐसे स्क्वायर से लेते हो बिकॉज फिर हम बाद में इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं अभी पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके तो आई आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा अगेन वी आर एम एस अपॉन r+r l इनका होल स्क्वायर राइट। तो अगर मैं इसको एज इट इज लूँ 1/r+r l का होल स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर वी आर एम एस का होल स्क्वायर तो मुझे वी आर एम एस का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड वी आर एम एस का होल स्क्वायर होगा इसको एज इट इज यहाँ पर हमें एक्चुअली वी आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में मिलता है ना इसीलिए हमें हर जगह जो आई इनवर्ट मतलब जो आई में जो भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है उसके लिए हमें वी को पहले लेना पड़ रहा है। ओके इसीलिए हमें ये r+r l भी एक साथ लेना पड़ रहा है बार बार वरना अगर ये डायरेक्ट आई में होता तो हमें तो सब कुछ प्रोवाइडेड ही होता। ओके नाउ आर एम एस क्या होता है आर एम एस इज 1/2 पाई अगेन देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी विच इज वी एम साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके वी थीटा एंड ये भी 0 से 2 पाई तक टाइम पीरियड है बट 0 से 2 पाई तक ये पूरा सेम फंक्शन नहीं है कंटिन्यूस नहीं है दिस इज 0 से पाई पे ये ब्रेक हो रहा है। ओके पाई के बाद ये ब्रेक हो रहा है तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी 1/2 पाई r+r l इसका होल स्क्वायर और ऊपर से यहाँ पर वी एम कॉन्स्टेंट है तो वो भी कॉमन आ गया तो वी एम होल स्क्वायर ये कॉमन लेकर बाहर तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 से पाई एंड साइन स्क्वायर डी थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं होता इंटीग्रेशन तो वी विल अप्लाई द cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला एंड यहाँ पर हो जाएगा दिस विल बी 1 - cos 2 थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 2। ओके एंड वो भी 0 से पाई अगेन 1/2 को अगर मैं कॉमन लूँ तो ये हो गया वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई r+r l होल स्क्वायर एंड यहाँ पर आ गया 1 का अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रही हूँ 1 का इंटीग्रेशन विल बी थीटा और थीटा जब आएगा तो ये होगा 0 से पाई तक लिमिट होगी तो मैं इसको डायरेक्ट पाई लिख रही हूँ। ओके एंड यहाँ पर होगा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन 2 थीटा इसको पाई पाई माइनस साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा आएगा और 0 से पाई तो साइन 2 थीटा तो साइन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0 तो ये तो 0 हो गया तो इसको तो मैं हटा ही रही हूँ। ओके तो ये हमें क्या बचा बस अंदर बचा पाई तो ये हो गया वी एम पाई अपॉन 4 पाई
आर प्लस आर का होल स्क्वायर, एंड इस साइड क्या चल रहा था, आई और इसका स्क्वायर था, आई आर एम एस का होल स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन 2, बिकॉज पाई से पाई कैंसिल, एंड 4 का स्क्वायर है 2, एंड ये हो गया आर प्लस आर एल। Again, this value Vm upon R plus RL is equal to Im, so we can write as I RMS is equal to I maximum or I peak upon 2. Okay, ये होगी उसकी RMS की वैल्यू। ओके, तो अभी तक मैं क्या कैलकुलेट कर लिया, वी कैलकुलेटेड आई एवरेज। आई एवरेज इज, आई एवरेज और आई डी सी इज आई एम अपॉन पाई, एंड आई आर एम एस इज आई एम अपॉन 2। ओके, ये दो चीजें होगी। अब नेक्स्ट, then there are things like form factor and एक पीक फैक्टर। ओके, ये भी एक बार देख लेते हैं, इसका हर केस में देखना पड़ेगा। फॉर्म फैक्टर इज आई आर एम एस, इसका फॉर्मूला याद रख, मतलब इसका ध्यान देना कि किसका रेशियो है। दिस इज आई आर एम एस, रेशियो ऑफ आई आर एम एस टू द वैल्यू ऑफ आई डी सी। ओके, एंड पीक फैक्टर इज रेशियो ऑफ आई पीक या फिर आई मैक्सिमम टू द आई आर एम एस। ओके, कि हाउ मच आई आर एम एस, मतलब इसमें रेशियो है कि आई आर एम एस में कितना चेंज है विद रिस्पेक्ट टू आई डी सी, ऐसे हम लोग ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई आर एम एस इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर अभी हमने कैलकुलेट किया, इट वॉज आई एम अपॉन 2। ओके, एंड आई डी सी वॉज आई एम इंटू पाई। ओके, सो यहाँ से क्या हो गया, पाई अपॉन 2, राइट। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू पाई, इसे हम लिख सकते हैं कि आई आर एम एस इज इक्वल टू पाई बाय 2 डी सी, आई डी सी। ओके, तो ये इसका एक तरह से वो देता है, रेशियो देता है। एंड आई एम इज पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू तो आई एम ही है, बट आई आर एम एस इज आई एम अपॉन 2। सो जो आई एम अपॉन आई आर एम एस का जो रेशियो आया है दैट इज 2। ओके, सो जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है दैट इज ट्वाइस ऑफ द आई आर एम एस। ओके, दिस इज हमारा फॉर्म फैक्टर। ओके, एंड नाउ कम्स रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ईटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ईटा तो तीनों का याद रखना है कि इसका हाफ वेव का, फुल वेव का, और इसमें भी फुल वेव में दो होते हैं, सेंटर टाइप एंड ब्रिज, तो तीनों केस में याद रखने हैं। ओके, तो ईटा इज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से ही पता चल रहा है कि कितना एफिशिएंटली वो रेक्टिफाई कर रहा है। ओके, तो इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पावर इन डीसी, मतलब हमें आउटपुट कितना पावर मिल रहा है, कितना पावर हमारा आर एल के अक्रॉस, ये चीज ध्यान रखने की, ये आर एल के अक्रॉस है। ओके, ये कितना पावर हमें आउटपुट में मिल रहा है, और अपॉन पावर इनपुट विच इज आई ए सी, बिकॉज हमें इनपुट पावर तो हमें ए सी फॉर्म में मिल रहा है, तो ए सी फॉर्म किसके अक्रॉस है, ए सी तो पूरे सर्किट यानी आर प्लस आर एल दोनों के अक्रॉस है। ये मैं क्यों बता रही हूँ रेसिस्टेंस, बिकॉज इसमें एक चीज के ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले पीडीसी पे काम करते हैं कि पावर अक्रॉस डीसी है कितना। तो पावर का फॉर्मूला कहता है आई स्क्वायर आर, और यहाँ पर डीसी की वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पर आई डी सी का स्क्वायर इंटू आर। अब आर में रेजिस्टेंस रखना है तो हम किसका रेजिस्टेंस यूज करेंगे, यही इसी चीज के लिए मैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पे फोकस किया था। सिंस ये आउटपुट है तो आउटपुट हमें किसके अक्रॉस चाहिए, आउटपुट हमें चाहिए लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, राइट। तो हम लोग जो पावर कैलकुलेट करेंगे वो भी उसी के अक्रॉस करेंगे, दैट्स वाई हम यहाँ पर आर एल यूज करेंगे। ओके, लोड रेजिस्टेंस। तो आई डी सी वॉज वॉट, आई डी सी वॉज आई एम अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो ये हो गया आई एम आर एल अपॉन पाई स्क्वायर। सो दिस इज पावर डीसी। ओके, या फिर पावर अक्रॉस द आउटपुट और लोड रेजिस्टेंस। ओके, देन पावर एसी कितना था, मतलब हमारा जो इनपुट पावर है, हमने कितनी पावर इनपुट करवाई थी। अब इनपुट के लिए तो हम लोग इनपुट इस साइड से कर रहे हैं, राइट। ये हमारा यहाँ से इनपुट ट्रांसफार्मर के अक्रॉस हमारा इनपुट जो मिल रहा है वो हमारा आर एफ में भी जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो ट्रायोड का रेजिस्टेंस है उसमें भी जा रहा है, एंड इसमें भी जा रहा है। तो इनपुट तो हम दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस दे रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर पावर भी दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है। ओके, तो पावर के लिए यहाँ पर क्या होगा, अगेन आई डी सी का, नहीं, आई ए सी का होल स्क्वायर। ओके, आई ए सी का होल स्क्वायर इनटू दिस आर प्लस आर एफ, बिकॉज सीरीज में आर एफ नहीं, सीरीज में है तो ये जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा इन दोनों का एडिशन और आई ए सी। नाउ व्हाट इज आई ए सी, आई ए सी इज कि हमारा जो आर एम एस करेंट है, बिकॉज हम लोग आर एम एस की ही एक तरह से एवरेज की तरह लेते हैं कि हमें जो रूट मीन स्क्वायर है वो हमें एक तरह से एवरेज के लिए कैलकुलेट होता है आई नॉट की जगह पे, तो हम यहाँ पर उसको ही यूज़ करेंगे कि हमारा जो
उसके अक्रॉस आई आर एम एस कितना हमारा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज आर प्लस आर एल। तो यहाँ पर आई आर एम एस की वैल्यू कितनी थी? सो आई आर एम एस इज आई एम अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू दिस आर प्लस कैपिटल आर या फिर लोड रेसिस्टेंस। तो दिस विल बी आई एम स्क्वायर अपॉन 4 आर प्लस कैपिटल आर। ओके, तो ये तो हो गया पी ए सी। तो अब जब मैं ईटा निकालूंगी तो ईटा विल बी पी डी सी डिवाइड बाय पी ए सी इज इक्वल टू थ्योरी वाली चीज़ें जो कि ये आई आर एम एस इनकी जो एक्चुअल जो इनकी मीनिंग है वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इसकी सारी डेरिवेशंस कर रही हूँ जिससे हम लोग एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट सिक्योर कर लें। ओके, सो पी डी सी हमने कैलकुलेट किया था, इट वॉज आई एम स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आर एल और अपॉन में यहाँ पर था आई स्क्वायर, एंड पी ए सी इज आई एम स्क्वायर डिवाइड में सिर्फ आई एम स्क्वायर ऊपर 4 और नीचे आर प्लस आर एल। ओके, आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल एंड वी गॉट 4 अपॉन पाई स्क्वायर, पर है आर एल और नीचे है आर प्लस आर एल। ओके, तो अगर मैं ऊपर नीचे इस आर एल से डिवाइड करूँ तो वी विल गेट 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर अपॉन आर एल, ये डिनोमिनेटर में होगा। ओके, आर प्लस आर अपॉन आर एल प्लस 1। ओके, अब अगर मैं 4 अपॉन पाई स्क्वायर की भी कैलकुलेट कर लो 4, so this is 40.405 or we can say 0.406। okay, इसे मैं डायरेक्ट 0.406 अपॉन में आर अपॉन आर एल प्लस 1। ओके, ये होगी हमारी एफिशिएंसी। बट फॉर मैक्सिमम केस, लाइक कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी? मैक्सिमम केस में हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट ये मिनिमम होगा। मिनिमम इन द मीन्स मतलब ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि अगर ये 1 ये जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा ये हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज होगा। तो इसको छोटा होने के लिए लेट्स से कि 1 से बहुत बहुत छोटा है, इफ इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 तो 1 से 1 कैंसल, सो this forward resistance will be very very smaller than the load resistance। okay, तो इस केस में हमारा जो डिनोमिनेटर है it will get minimized and the output will get maximized, और we can say ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ईटा मैक्सिमम कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर हट जाएगा एंड इट विल बी 0.406 इंटू, अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो इट विल बी 40.6%। ओके, सो दिस इज, और ये याद रखना है। ओके, 40.6 इज आवर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ओके, सो ओनली द 40.6% विल गेट रेक्टिफाइड। नाउ एक और चीज यहाँ पे मैं थोड़ी सी थ्योरी का एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पर 40.6% रेक्टिफाई हो रही है, दैट डजंट मीन कि ये जो 60% जो हमारा बच रहा है वो वेस्ट हो रहा है, बिकॉज एक्चुअल में ये कभी हमें 100% था भी नहीं। ओके, लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू कि लेट्स से मेरे को 100 वॉट ऑफ पावर एक प्रोवाइड की, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर ने। तो वो ट्रांसफॉर्मर ऐसा नहीं करता कि पूरा 100 वॉट ही है, ये होगा 50 वॉट पॉजिटिव साइड एंड 50 वॉट नेगेटिव साइड। ओके, तो जब हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं तो रेक्टिफिकेशन के टाइम पे हमें सिर्फ 50 वॉट तो मिल रहा है, बट ये नीचे वाला तो मिल ही नहीं रहा है, ये वाला तो हम लोग इस टाइम तो ऑफ ही हो जा रहा है हमारा सिस्टम, तो ये इसको तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पर वापस से 50 वॉट। तो अगर मुझे एक्चुअल एफिशिएंसी निकालने की हम लोग कितना एफिशिएंट ये हमारा है, तो उसके लिए मुझे 50 वॉट से कंपेयर करना चाहिए। ओके, लेट्स से कि अगर मेरा 40% काम क्या है, दैट मीन्स लेट्स से अगर 40/50 ये इतना हमें आउटपुट मिला है, डिवाइड इनपुट हमारा एक्चुअल में 50 था, और इसको अगर मैं परसेंटेज निकालती हूँ तो ये हो जाएगा। तो हमारा जो एक्चुअल रेक्टिफिकेशन मतलब जो एक्चुअल आउटपुट एफिशिएंसी है, नेट एफिशिएंसी, नॉट रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है दैट इज 80%। ओके, तो ये इतना 40% जिसमें 60% वेस्ट है वो नहीं है कि हम लोग 60% वेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो नेट वेस्ट होगा वो हम कह सकते हैं 10% के अप्रॉक्स का होगा, बिकॉज हमें मिल ही अगर 50 रहा है और उसमें से हमें 40 वोट हमें एज आउटपुट मिल रहा है, तो 10 वोट का जो गैप आ रहा है वो हो सकता है हीट के फॉर्म में या फिर जो भी नॉर्मल टर्म्स उनके फॉर्म में हो सकता है, बट एक्चुअल एफिशिएंसी इज 80% नॉट 60% वेस्ट। ओके, इस एफिशिएंसी को वी विल कॉल एज पावर एफिशिएंसी। ओके, एंड इट वाज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, कितना रेक्टिफाइड हो गया है 40%, 40.6, एंड ये होगी this is power efficiency। now again a very important thing which is ripple factor। okay, ripple factor,
इसके अगेन मीनिंग हम धीरे डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी के लिए मैं सीधे डेरिवेशन बता रही हूँ। इसका सिंबल है गामा। ओके, सो गामा इज एक्चुअली, इसका जो फॉर्मूला है, इट इज RMS ऑफ AC कंपोनेंट एंड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट। ये होता है कि हमारा जो एक्चुअल में जो आउटपुट मिल रहा है, मैं एक शॉर्ट में बता दूं अगर, तो जो एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा है दिस इज दिस। ओके, ये भी लाइक पूरा डीसी नहीं है कि कांस्टेंट टर्म नहीं है। डीसी मीन्स हम लोग क्या समझते हैं, डीसी इज ऐसे। ओके, बट ये डीसी ऐसा कांस्टेंट डीसी नहीं है, दिस इज पल्सेटिंग डीसी। ये ये भी हमारा जो है पल्सेट कर रहा है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कुछ रेंज के बीच में लाई करेगी। ओके, तो वो जो इसके कुछ ऐसे यहाँ तक इसकी कुछ आइडिया वीडी, मतलब इसका जो एवरेज आ रहा होगा यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो ये जो गैप है कि कितना इसमें रिपल आ रहा है, कि कितना इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने में और कितना इसकी ये एक्चुअल में एवरेज आ रहा है इसका, उसके बीच में जो गैप है दैट इज रिपल फैक्टर। तो ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा ये एफिशिएंट होगा। ओके, बिकॉज अगर ज़्यादा गैप होगा दैट मीन्स कि हमारा जो आई एवरेज है वो कम आ रहा है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम, तो वो हमारा वेस्ट हो रहा है। ओके, तो अगर ये कम होगा दैट मीन्स वो ज़्यादा अच्छा डायोड है। ओके, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो मतलब जो इसका जो रेक्टिफाइड जो हमारा आउटपुट आता है उसमें एक्चुअल में फिर AC तो DC तो आता ही है, DC करंट आता है प्लस एक थोड़ा सा AC करंट आता है ड्यू टू पल्सेशंस। ओके, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, ये ऐसा है। और अगर हमें इसको भी पूरा कांस्टेंट चाहिए, लाइक अगर मुझे ऐसे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये ऐसे ही आउटपुट हो, तो हम लोग इसे के आगे मतलब डायोड सर्किट के आगे हम एक और चीज लगाते हैं, फिल्टर सर्किट। ओके, रेक्टिफिकेशन करते हैं देन हम इसे फिल्टर करते हैं। ओके, तो फिल्टर से ये कांस्टेंट DC देता है, बट अभी हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रेक्टिफिकेशन तक देख रहे हैं। तो हमारे पास जो ये पल्सेटिंग आउटपुट है इसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है IAC का प्लस एक कंपोनेंट है IDC का। ओके, तो इसी का जो रेशियो है दैट इज हमारा रिपल फैक्टर, कि कितना चेंज ऑफ AC में कितना चेंज ऑफ DC है। ओके, कितना हम लोग अटेन कर रहे हैं। सो तो जो एक्चुअल इफेक्टिव IRMS आता है वो होता है DC कंपोनेंट का भी और AC कंपोनेंट का भी समेशन। ओके, उसका स्क्वायर होता है, दैट इज इन दोनों के स्क्वायर का समेशन। तो मुझे क्या चाहिए, IAC अपॉन IDC चाहिए अपने फॉर्मूले के लिए, तो हम यहाँ से IAC कैलकुलेट करेंगे। तो IAC विल बी अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर, राइट। और हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, रिपल फैक्टर के रिपल फैक्टर में था IAC अपॉन IDC। तो अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं विद IDC, ओके, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, IAC अपॉन IDC विच इज अवर गामा रिपल फैक्टर, एंड लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 1 अपॉन IDC अंडर रूट अंदर IRMS का स्क्वायर माइनस 1, नहीं माइनस IDC का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर IDC का स्क्वायर। ओके, अब मैं अगर इस IDC को, ये सिंस अभी स्क्वायर रूट के बाहर है, अगर मैं इसे अंदर करती हूँ तो दिस विल बी IRMS डिवाइड बाय IDC इसका होल स्क्वायर माइनस IDC से कैंसिल, तो ये 1। ओके, तो रिपल फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला ये बन गया दिस, हम आगे भी यूज करेंगे तो इसे याद रखना। ओके, अब हमें बस इसमें IRMS और IDC की वैल्यू रखनी है एंड वी विल गेट आवर रिपल फैक्टर। ओके, तो IRMS इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वाज IM अपॉन 2, राइट। यहाँ पर हो जाएगा, और सिंस यहाँ पे स्क्वायर होता है मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ, IM अपॉन 4। और IDC वाज IM अपॉन पाई, तो यहाँ पर पाई स्क्वायर। ओके, एंड देन माइनस 1, तो IM स्क्वायर से IM स्क्वायर कैंसिल एंड वी गॉट पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर मैंने पाई स्क्वायर बाय 4 1, और इसका फिर अंडर रूट, तो 1.45 1.21। ओके, सो ये हो गया 1.21। तो दिस इज द रिपल फैक्टर फॉर ए, इसे भी याद रखना है कि दिस इज द रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ओके, सो हमने अभी तक क्या निकाल दिया, हमने अभी पहले हमने कैलकुलेट किया, अब एक बार समराइज करने के लिए, आई पहले तो हमने स्टार्ट किया था एफ आउट से विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, दैट वाज एफ इन, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों में बराबर है, बिफोर रेक्टिफिकेशन एंड आफ्टर रेक्टिफिकेशन। Then we calculated IDC which was IM upon 5. Then we calculated IRMS which was IM upon 2. And then we calculated the peak factor, यहाँ पे PF लिख रही हूँ, peak factor was 2 and form factor which is FF, it was pi by 2 I guess, yeah it was pi by 2,
and then we calculated the ripple factor, it was 1.21, and then we calculated the eta max. Eta max was 40.6 or we can say 41%. ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि आपको ये सारी चीज़ें डिराइव करनी है, दैट्स वाई हमने ये किया। अब इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स वैसे देखेंगे जहाँ पर हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मर की कॉइल्स को मैनिपुलेट करके हम लोग इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, या एक चीज और इम्पॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड द PIV, विच इज पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब कि द की नेगेटिव साइड में जैसे हमारा जो जब ये रिवर्स बाइज्ड होता है, जब हमारी नेगेटिव पल्सेशंस आती हैं, जब हमारी नेगेटिव साइड्स आती है AC इनपुट की, तो जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बाइज्ड हो जाता है, राइट। अब रिवर्स बाइज्ड में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, जिसके नीचे अगर हमने किया तो हमारा जो PN जंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। ओके, तो वो चीज़ ना हो कि हमारा डायोड हमारा खराब ना हो किसी सर्किट के अंदर, कि हमने सर्किट बनाया है और फिर हमने इतना वोल्टेज इतनी बढ़ा दी कि वो फिर डायोड लगते ही खराब हो गया, तो वो ना हो इसके लिए हर कंपनी उसमें जो डायोड हमें जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं डायोड के, वो वहाँ पर एक PIV देती हैं। ओके, वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसके नीचे नहीं जाना है। ओके, इतना इससे ज़्यादा नेगेटिव आप नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमें अगर चाहिए कि एक सेफ सर्किट बने, हमारा डायोड खराब ना हो, अगर हमें पता नहीं होगा तो हम डायोड खराब कर देंगे। ओके, तो वो ना हो उसके लिए हम लोग PIV का यूज़ करते हैं। एंड PIV हमारे केस में क्या होगा, हम लोग तो एक ही डायोड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो उसकी मैक्सिमम वोल्टेज है पॉजिटिव साइड, वही उसकी नेगेटिव साइड भी होगी, तो हमें यहाँ बस यहाँ पर क्या करना है, VM लिखना है। बिकॉज अगर पॉजिटिव साइड वो मैक्सिमम इतना जा रहा है तो नेगेटिव साइड भी इतना जाए, वो हमारा VZ से कम हो। ओके, मतलब उसकी जनरल वोल्टेज से कम हो, तो ये हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है कि यहाँ पर इसकी पीक है। ओके, अब स्पेसिफाई करना है, अगर हमें चेक करना है कि क्या हमारा वोल्टेज सेफ है, लेट्स से कि ये जो VM है वो मेरा 20 वोल्ट्स है, और जो जेनर हम लोग मतलब ना, सो जो डायोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें लेट्स से कि जो VZ दे रखा है वो है 9 वोल्ट। ओके, तो क्या ये एक सेफ है, मतलब क्या ये सेफ रहेगा डायोड? नहीं, क्योंकि तो 9 वोल्ट है इसकी जेनरेट, और हम लोग 20 वोल्ट तक मैक्सिमम ले जा रहे हैं डायोड लगा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑफकोर्स लगते ही खराब हो जाएगा। ओके, तो इसको कम कर सकते हैं, या फिर इसको जो हमें ऐसा डायोड यूज करना है जिसकी जो VZ हो वो थोड़ा 20 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें PIV इंपॉर्टेंट होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब इन चीज़ों को अब हम सेम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करेंगे, देन हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा कितना एफिशिएंट है।